नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही अहम कॉन्सेप्ट पर जो दुनिया भर में व्यापार को एक नया आकार दे रहा है। ये है रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, या जिसे हम हिंदी में क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण कहते हैं। देखिए, आसान भाषा में इसका मतलब है एक ऐसी प्रक्रिया जहां एक ही इलाके के देश साथ में आते हैं, अपनी अर्थव्यवस्थाओं को आपस में जोड़ते हैं ताकि व्यापार और विकास दोनों की रफ्तार को बढ़ाया जा सके। तो आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये इकोनॉमिक इंटीग्रेशन आखिर है क्या चीज। फिर हम इसके 5 अलग अलग लेवल्स को देखेंगे, मतलब कि देशों के बीच ये आर्थिक दोस्ती कितनी गहरी हो सकती है। इसके बाद हम दुनिया के कुछ सबसे बड़े और जाने माने इकोनॉमिक ब्लॉक्स की केस स्टडीज पर नजर डालेंगे, जैसे यूरोप से ईयू और नॉर्थ अमेरिका से नाफ्टा। फिर हम एशिया की तरफ आएंगे और आसियान और सार्क को समझेंगे। और आखिर में हम ब्रिक्स की जो एक अलग तरह की पार्टनरशिप है उसे भी देखेंगे। तो चलिए, सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल से शुरू करते हैं कि ये आर्थिक एकीकरण असल में होता क्या है। तो अगर हम इसकी किताबी परिभाषा देखें तो ये एक समझौता है। कुछ देश जो एक ही ज्योग्राफिक क्षेत्र में हैं, वो आपस में मिलकर ये तय करते हैं कि एक दूसरे के साथ व्यापार को आसान बनाना है। और ये कैसे होता है? टैरिफ और नॉन टैरिफ बाधाओं को हटाकर। अब ये टैरिफ क्या है, समझिए। ये एक तरह का टैक्स है जो बाहर से आने वाले सामान पर लगता है, जिससे वो महंगा हो जाता है। और नॉन टैरिफ बाधाएं ये हो सकते हैं कुछ सख्त नियम कानून या कोटा जो व्यापार की रफ्तार को धीमा कर देते हैं। तो इन सारी रुकावटों को रास्ते से हटाना ही इसका असली मकसद है। तो इसका असल मकसद है क्या? इसे ऐसे समझिए जैसे दो देशों के बीच एक ट्रेड हाईवे है और उस हाईवे पर जगह जगह टोल बूथ लगे हैं। ये हैं टैरिफ। और कई सारे बैरिकेड्स भी हैं। ये हैं नॉन टैरिफ बाधाएं। इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का काम है इन सभी टोल बूथ और बैरिकेड्स को हटा देना, ताकि सामान, सर्विसेज और यहाँ तक कि काम करने वाले लोग और पैसा भी बिना किसी रोक टोक के आसानी से बॉर्डर के आर पार आ जा सकें। हाँ, लेकिन एक बात समझना जरूरी है, हर आर्थिक एकीकरण एक जैसा नहीं होता। कुछ समझौते बस शुरुआती स्तर के होते हैं, तो कुछ में जुड़ाव बहुत ज्यादा गहरा होता है। इसी को समझने के लिए एक 5 स्तरीय फ्रेमवर्क बनाया गया है। चलिए एक एक करके इन सभी स्तरों को समझते हैं। तो पहला और सबसे बेसिक लेवल है फ्री ट्रेड एरिया, यानी मुक्त व्यापार क्षेत्र। इसमें सदस्य देश आपस में तो ट्रेड पर टैक्स हटा देते हैं, लेकिन बाकी दुनिया के साथ व्यापार करने के लिए सबके अपने अपने नियम होते हैं। अब इससे एक लेवल ऊपर है कस्टम्स यूनियन, यानी सीमा शुल्क संघ। इसमें फ्री ट्रेड एरिया की सारी बातें तो होती ही हैं, पर साथ ही सभी सदस्य देश मिलकर बाकी दुनिया के लिए एक कॉमन ट्रेड पॉलिसी अपनाते हैं। फिर आता है कॉमन मार्केट या साझा बाजार, जहां सामान के साथ साथ लोग और पैसा भी एक सदस्य देश से दूसरे में आज़ादी से आ जा सकते हैं। इससे भी गहरा एकीकरण है इकोनॉमिक यूनियन, यानी आर्थिक संघ। यहाँ सदस्य देश अपनी आर्थिक नीतियां भी एक जैसी बना लेते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है यूरोपियन यूनियन और उनकी कॉमन करेंसी यूरो। और सबसे आखिरी और सबसे गहरा लेवल है पॉलिटिकल यूनियन, जहां एक कॉमन सरकार बन जाती है और देश राजनीतिक रूप से भी एक हो जाते हैं। ठीक है, थ्योरी तो समझ में आ गई। अब जरा देखते हैं कि असल दुनिया में ये चीजें कैसे काम करती हैं। शुरुआत करते हैं यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के 2 सबसे बड़े उदाहरणों से, यूरोपियन यूनियन और नैफ्टा। तो चलिए पहले यूरोप चलते हैं और दुनिया के सबसे एम्बिशियस इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट यूरोपियन यूनियन को देखते हैं। ये 27 देशों का एक संगठन है जिसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स में है। इसे बनाने के पीछे का मकसद बहुत गहरा था। दूसरे विश्व युद्ध की तबाही के बाद यूरोप में स्थायी शांति और सहयोग कायम करना। और हाँ, एक बहुत बड़ी बात जो याद रखनी है वो ये कि 2020 में यूनाइटेड किंगडम इससे अलग हो गया था, जिसे ब्रेक्जिट कहते हैं। और देखिए, ईयू का मकसद सिर्फ व्यापार करना नहीं है, इसके लक्ष्य बहुत बड़े हैं, जैसे कि शांति बनाए रखना, एक ऐसा यूरोप बनाना जहां लोगों को एक देश से दूसरे देश जाने के लिए बॉर्डर की जरूरत न पड़े और सदस्य देशों के बीच व्यापार बिल्कुल निष्पक्ष और आसान हो। साथ ही एक मजबूत इकोनॉमी के लिए यूरो जैसी कॉमन करेंसी का इस्तेमाल करना और इन सब के बीच हर सदस्य देश की अपनी भाषा और संस्कृति का सम्मान करना भी इसके मूल सिद्धांतों में है। अब जरा अटलांटिक के पार चलते हैं नॉर्थ अमेरिका की तरफ। यहाँ था NFTA, यानी नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। 1994 में कनाडा, मेक्सिको और अमेरिका ने मिलकर इसे बनाया था। इसका मुख्य मकसद बहुत सीधा था, आपस में व्यापार पर लगने वाले ज्यादातर टैरिफ को खत्म करना।
पर यह याद रखना जरूरी है कि 2020 में इस पुराने समझौते की जगह एक नए एग्रीमेंट USCMCA ने ले ली है। आप देखेंगे कि नैफ्टा के जो मकसद थे वो बहुत ही सीधे और बिजनेस फोकस्ड थे। EU की तरह सामाजिक या राजनीतिक लक्ष्य नहीं थे। पूरा जोर व्यापार की बाधाओं को हटाने, सामान और सर्विसेज की आवाजाही को आसान बनाने, बाजार में फेयर कंपटीशन को बढ़ावा देने, इन्वेस्टमेंट के नए मौके बनाने और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स यानी IPR को प्रोटेक्ट करने पर था। चलिए अब एशिया का रुख करते हैं और यहाँ के दो बहुत महत्वपूर्ण रीजनल ग्रुप्स को देखते हैं। एक है दक्षिण पूर्व एशिया से ASEAN और दूसरा है दक्षिण एशिया से SAARC। एशिया में सबसे पहले हम बात करेंगे आसियान की, जिसका पूरा नाम है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। इसकी नींव 1967 में बैंकॉक में रखी गई थी। इसके जो संस्थापक सदस्य थे वो थे इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। आज इसमें कुल 10 देश शामिल हैं। एशियान के मकसद भी सिर्फ इकोनॉमी तक ही सीमित नहीं है, इनका दायरा काफी बड़ा है। ये आर्थिक विकास के साथ साथ सामाजिक प्रगति और सांस्कृतिक विकास को भी तेज करना चाहता है। इसके अलावा पूरे क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखना, आपसी सहयोग को बढ़ावा देना और कृषि, उद्योग से लेकर लोगों के रहन सहन के स्तर को बेहतर बनाना, ये सब इसके मुख्य लक्ष्यों में शामिल है। अब आसियान जिस बुनियाद पर काम करता है वो बहुत दिलचस्प है। कुछ ऐसे सिद्धांत हैं जो सभी सदस्य देश मानते हैं, जैसे कि एक दूसरे की आज़ादी और संप्रभुता का पूरा सम्मान करना, किसी भी सदस्य देश के आंतरिक मामलों में दखल नहीं देना, अगर कोई विवाद हो तो उसे शांति से सुलझाना और किसी भी तरह की सैन्य धमकी या बल प्रयोग से दूर रहना। अब बात करते हैं दक्षिण एशिया की, जहां है SAARC यानी साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ये 1985 में बना था और इसमें 8 देश हैं, जिनमें भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देश शामिल हैं। इसका हेडक्वार्टर काठमांडू, नेपाल में है। इसकी एक बहुत खास बात है, इसका सिद्धांत ये है कि ये दो देशों के आपसी सहयोग का विकल्प नहीं है, बल्कि उसे और मजबूत करने का एक जरिया है। और जब हम SAARC की मकसदों को देखते हैं ना, तो हमें आसियान की झलक मिलती है। कई बातें एक जैसी हैं। SAARC भी दक्षिण एशिया के लोगों की भलाई, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को सुधारने, आर्थिक और सामाजिक तरक्की लाने और सदस्य देशों के बीच आपसी विश्वास और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने पर जोर देता है। तो अब आते हैं हमारी आखिरी केस स्टडी पर, ब्रिक्स। और मैं आपको पहले ही बता दूं, ये EU या आसियान जैसा कोई टिपिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। इसका मॉडल, इसका काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है और यही चीज इसे बहुत दिलचस्प बनाती है। ये फर्क यहाँ एकदम साफ दिखता है। देखिए, एक तरफ है EU और आसियान जैसे फॉर्मल संगठन, जिनकी बाकायदा संधियां हैं, अपने हेडक्वार्टर्स हैं, एक पूरा का पूरा ढांचा है। और दूसरी तरफ है ब्रिक्स, जो कोई औपचारिक संगठन है ही नहीं। ये असल में 5 बड़ी उभरती अर्थव्यवस्थाओं के नेताओं की एक सालाना मीटिंग है, एक समिट, जहां वे आपसी सहयोग के मुद्दों पर चर्चा करते हैं। ब्रिक्स का नाम इसके सदस्य देशों के पहले अक्षर से आता है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। इसकी शुरुआत 2009 में ब्रिक के तौर पर हुई थी और 2010 में जब दक्षिण अफ्रीका इससे जुड़ा तो ये ब्रिक्स बन गया। और जैसा हमने अभी देखा, इसका कोई तय हेडक्वार्टर नहीं है, ये सिर्फ नेताओं के एक सालाना समिट के रूप में काम करता है। ब्रिक्स के उद्देश्य भी इसके सदस्यों के बीच सहयोग को गहरा करने पर ही फोकस्ड हैं। ये एक ऐसे विकास पर जोर देते हैं जो टिकाऊ हो और सभी सदस्यों के लिए फायदेमंद हो। एक दिलचस्प बात यह है कि ये हर देश की अपनी आर्थिक ताकत का इस्तेमाल करने और जहां तक हो सके आपस में कंपटीशन से बचने की कोशिश करते हैं, ताकि सभी सदस्य देश मिलकर विकास और गरीबी हटाने जैसे अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकें। तो आज हमने एक पूरा सफर तय किया। हमने EU का गहरा एकीकरण देखा, नैफ्टा का बिजनेस फोकस समझा, आसियान और SAARC के क्षेत्रीय विकास के मॉडल को जाना और ब्रिक्स की अनोखी साझेदारी को भी परखा। भले ही इन सब के तरीके अलग हैं, नियम अलग हैं, लेकिन इन सबको एक ही धागा आपस में जोड़ता है, और वो है आर्थिक तरक्की, आपसी सहयोग और अपने लोगों के लिए एक बेहतर भविष्य बनाने का साझा लक्ष्य। तो ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। आज की ये जो दुनिया है, ये तेजी से बदल रही है, रोज नई आर्थिक चुनौतियां सामने आ रही हैं। ऐसे में भविष्य में कौन सा मॉडल सबसे ज्यादा कामयाब और प्रभावशाली साबित होगा,
क्या ईयू जैसा नियमों में बंधा हुआ गहरा एकीकरण ज्यादा मजबूत रहेगा, या फिर ब्रिक्स जैसी लचीली और अनौपचारिक पार्टनरशिप बाजी मार ले जाएगी? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आने वाले वक्त में हम सबको गौर करना होगा।